अगर आप भी मार्वल्स की मूवीज का शौक रखते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। द इटर्नल्स आने के लिए तैयार है और ऐसे में नजर आएंगे एक इंडियन एक्टर। वैसे इनको इंटरनेट की दुनिया में जाना जाता है एज इबू हटेला। सो ऑन पब्लिक डिमांड लीजिए आज करते हैं मुलाकात हरीश पटेल से। 2 दिन पहले सुपर हीरोज के चाहने वालों के मन में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्म इटर्नल्स के एक टीजर को देखकर खलबली मच गई, क्योंकि इटर्नल्स के टीजर के एक फ्रेम में नजर आए इंडियन एक्टर हरीश पटेल, जो कि यूट्यूब की दुनिया में ईबू हटेला के नाम से फेमस है। और जब फैंस ने SBS ओरिजिनल से ईबू हटेला उर्फ हरीश पटेल के इंटरव्यू की मांग की, तो हमने भी फाइनली उन्हें ढूंढ ही निकाला और फिर हुई सुपर हीरो फिल्म इटर्नल में ईबू हटेला की एंट्री से जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वो इंडियन एक्टर हैं जिन्हें आप कई सारी फिल्मों में देख चुके होंगे, लेकिन अब वो इटर्नल में आ रहे हैं। द इटर्नल्स जो कि मार्वल की है, और अब नो डाउट वो पहले भी कई काम कर चुके, लेकिन अब वो इंटरनेशनल एक्टर कहलाएंगे, ऐसा हमें लगता है। तो हमारे साथ है मिस्टर हरीश पटेल। हरीश जी, वेलकम टू ABP न्यूज। या नमस्ते नमस्ते, सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको नमस्कार। और हमने जब ट्रेलर देखा इटर्नल्स का, जो छोटा सा स्नीक पीक आया था, तो वो पीछे जो था, जो आपका स्क्रीनशॉट, तो उस वक्त पूरे मार्वल के और जो इंडियन फैंस हैं उनमें खलबली मच गई कि ये तो कहीं देखे हुए, ये तो हरीश जी हैं। जी तो बिल्कुल। आपके पास रिएक्शंस कैसे आने शुरू हुए और फिर आपने कैसे उसको एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ भाई, ये मैं ही हूँ? नहीं यार, देखिए क्या हुआ, एकदम से अचानक जो है ये ट्विटर पे शुरू हो गया था कि ये जो है ये हरीश भी नहीं, ये ईबू हटेला लगता है। यस। हाँ, ये शुरू हो गया था ट्विटर पे कि क्या है भाई, पता करो क्या ये ईबू हटेला हैं क्या, गुंडा वाले। और मुझे फिर फोन आने लगे अचानक। तो मैंने तो देखा ही था, टीजर जो है वो देखा था मैंने, तो मुझे तो कुछ ऐसा वो नहीं, तो मैंने बोला हाँ ठीक है कि हाँ भाई मैं ही हूँ वो। तो फिर क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं किसी को बताता भी नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे यहाँ इंडिया में फ़ोन आते थे, सोच के ये घर में बेकार बैठा हुआ है फालतू एक्टर, इसको कोई काम धंधा नहीं है। तो वो लोग मुझसे वही समझ के उसी तरह से, उसी लिहाज में मुझसे बात करते थे, और मैं वो बहुत इंजॉय करता था जब मैं यहाँ हूँ इंडिया में। तो ये भी मेरी एक क्या बोलते हैं, मुझे मेरा खुद का एंटरटेनमेंट होता था इस बात से। लेकिन सर, ये मुझे बताइए कि आपकी कास्टिंग इस कंटेंट में कैसे हुई? इस कंटेंट में ये जो मेरी कास्टिंग हुई, वो मेरे जो मैंने बाहर यूके में जो मैंने 92 से काम करना शुरू किया था, स्टार्टिंग विद बुद्धा ऑफ सबर्बिया BBC के लिए, और फिर उसके बाद में वहाँ मैंने काफ़ी काम किया, वहाँ मुझे काम मिलता रहा, लगातार मिलता रहा। और 2004 के बाद से तो ऐसा हो गया कि मुझे काफ़ी वहाँ रिकॉग्निशन भी मिलने लगी। और इसी बीच मेरा सौभाग्य था कि मुझे रॉयल नेशनल थिएटर लंदन में काम करने का मौका मिला एज अ लीड फॉर द प्ले राफ्ता राफ्ता। अब वो उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि वो मुझे कैसे मिला, क्यों मिला। खैर वो मिला, वो करने को मुझे मिला। और प्ले ने जो है वो 2007 में सर लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू कॉमेडी वो लिया, और वो उस साल का सबसे सक्सेसफुल प्ले था रॉयल नेशनल थिएटर का। और फिर इसी बीच में फिर उसकी फिल्म, वहाँ पे फिल्में बनी यूके में मेरे, ऑल इन गुड टाइम हो गया आपका, जादू हुआ है, और फिर वो हाँ ये जो माय सन द फैनेटिक, और काफ़ी सारा है, काफ़ी काम किया मैंने। तो वहाँ से काम करके, उस काम से मैंने जो सीखा, मुझे हर दूसरा काम जो मिलता रहा, इंक्लूडिंग अपना ये मार्वल का, ये सब उसी की वजह से मिला है मुझे। मुझे ये जो मार्वल का जो मिला, ये जो मिली फिल्म इटर्नल्स, या जो भी जॉब मिला है, ये आप 100% श्योर करके ले लो कि वो मेरा अपने हिंदी फिल्मों का जो काम करने से बिल्कुल नहीं मिला है। तो मतलब मैं एक्चुअली वो स्टोरी जानना चाहूंगा कि जब आपके पास, जैसे आपने बोला कि यार लोग ये सोचकर बैठे थे कि इस एक्टर के पास काम नहीं है। हाँ, यहाँ पे यही था, यहाँ। हाँ,
लेकिन जब मार्वल्स ने आपको अप्रोच किया तो किस तरह से अप्रोच किया और फिर नहीं, आप मार्वल कहाँ? ने मुझे, देखिए क्या है, वहाँ पे एजेंसी मेरे लिए, जब मैंने पहली बार एनबीसी स्टूडियोज के लिए नेवर माइंड निर्वाणा में काम यानी मैं सिलेक्ट हुआ। एनबीसी नेवर माइंड निर्वाणा करके एक सीरीज बनाने वाली थी, उसके पायलट के लिए मुझे उमा डिकूडा ने यहाँ से मुंबई से, मुझे वो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो जब उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने यहाँ पे ऑडिशन किया उमा जी के लिए, और फिर उन्होंने वहाँ भेजा और उसमें मेरे को पेंसिल किया गया, यानी कि 5 जो एक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे। फिर मैं LA गया, लॉस एंजलिस गया उसके फाइनल ऑडिशन के लिए। वो जो था नेवर माइंड निर्वाणा, वो डेविड शिमर डायरेक्ट कर रहे थे। हालांकि मुझे उस समय नहीं मालूम था कि डेविड शिमर कौन है। मैं उनको नहीं जानता था, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स कभी देखा ही नहीं था। तो खैर फिर वो हुआ वहाँ पे। तो एनबीसी ने अपॉइंट करने के, मुझे बुलाने के पहले मेरा कोई वहाँ एजेंट या मैनेजर कोई था तो नहीं। तो एनबीसी ने मेरे लिए टैलेंट वर्क्स करके एजेंसी जो है उसको अपॉइंट किया, और उसमें जो है पैटी वू करके उनकी डायरेक्टर थी, फिर मैनेजर वो रही, फिर मुझे उसमें सेलेक्ट कर लिया गया। वो मैंने 3-4 बार किया वहाँ पे, और उसी से फिर मुझे यानी जब डेविड शिमर रन फैट बॉय रन बनाने वाले थे, तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि हम इसकी शूटिंग कर रहे हैं, डेव के हरीश विल यू एक्ट इन माय फिल्म। मैंने बोला ये लो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मैं कौन हूँ तो मना करने वाला, आपने मुझसे पूछा, यही बहुत बड़ी इज्जत है। खैर फिर वो उसके बाद में तो जब रन फैट बॉय रन कर रहा था, तो फिर मुझे ये नेशनल थिएटर का ऑफर आया वहीं से, यानी पैटी के थ्रू आया वहाँ से। और फिर यहाँ काम करके जब मेरा काम बढ़ने लगा, तो फिर उनको पैटी जो थी, उनको ये महसूस हुआ कि यार मेरा तो अब यूके के अंदर एजेंसी होनी चाहिए किसी। फिर उन्होंने रिकमेंड किया शेपर्ड मैनेजमेंट करके, ये क्रिस्टीना शेपर्ड के साथ में, और आज जो है वो आर्टिस्ट पार्टिसिपेशन करके वो एजेंसी है। तो ये वो सब अपना काम करते हैं। जैसे जैसे मैं काम करके वहाँ पे डेविड विलियम्स के साथ में, या फिर मैंने ITV के लिए, BBC के लिए मैंने कॉरोनेशन स्ट्रीट वहाँ पे किया, नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी, यानी ये सब प्रेस्टीजियस जितनी भी प्रोडक्शन, मैप एंड लूचिया वगैरह, द ड्राइवर विद डेविड मॉरिस, ऐसे करके ये मेरी तो पूरी स्पॉटलाइट लाइट की लिस्ट है। तो वो काम करते करते मैं वो एजेंसी के थ्रू हुआ, और मेरे लिए इंक्वायरीज आने लगी, एजेंसीज को आती, मेरी एजेंसी को आती थी, या मैनेजर के पास में आती थी, और क्रिस्टीना जो शेपर्ड मैनेजमेंट में, तो उनके पास में इंक्वायरी आई। वो मुझे भेजते थे कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये चीज़ है, ये तुम्हारी साइड्स हैं, ये लाइंस हैं, इसका टेप करना पड़ेगा, तुमको ऑडिशन करना पड़ेगा, सेल्फ टेप होगा अगर मैं इंडिया में हूँ तो ये आप करके भेजो। तो मैं भेजता था, और मुझे लकीली मैं सेलेक्ट होता रहा, मुझे जॉब मिलते रहे। अच्छा सर, तो इस तरह से हुआ। हाँ, ये सब अपने आप हुआ है, मैंने कोई प्लान नहीं किया लाइफ में, कभी भी नहीं किया। मुझे खुद को नहीं, अरे मुझे तो ये नहीं मालूम था कि मैं फिल्मों में आऊंगा, तो वहाँ की तो बात ही और कि मैं वहाँ जाऊंगा। बट फिर भी अब क्योंकि जैसे आपने बोला कि YouTube पे इबू हटेला का जो कैरेक्टर है उसके वीडियोस बहुत वायरल हैं, आपको भी पता होगा। अरे यार मुझे, लेकिन जब आप मार्वल, जब आपने ये किया, इटर्नल में आपका जो आया टीजर जिसमें आप दिखे, तो एक जो एक्टर है, जो कास्ट है, इस पर्टिकुलर इटर्नल्स में आपने किन-किन के साथ काम किया? एंजेलिना जोली के साथ काम करना? अच्छा एक मिनट, एक बात, मैं इटर्नल्स के बारे में बात नहीं कर सकता। अच्छा, मैं, हाँ, वो अग्रीमेंट के हिसाब से कि मैं फिल्म के बारे में क्या है क्या नहीं है, कुछ क्या है, मैं बात नहीं कर सकता। हम आपसे उसकी नहीं, अभी देखिए, मैं वहाँ पे इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं वहाँ पे सितंबर से लेके जनवरी तक मैं शूटिंग चली है, और मैं वहाँ था। ओके, हम आपसे कहानी बिल्कुल नहीं पूछेंगे हम आपसे। नहीं, कहानी नहीं पूछ रहे हो, या मैंने किस किस के साथ काम किया या ये किया। मैं वहाँ 5 महीने रहा हूँ, तो वो 5 महीने रहा, वो जाहिर है कि जो टीजर में जो 2-3 सेकंड का जो ग्लिम्स है मेरा, उससे तो ज्यादा ही होगा ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कईयों ने मुझसे पूछा क्या वो आप हैं क्या, मैंने बोला हाँ। तो बोले सर आपका इंटरव्यू चाहिए करके।
मैं बोला ठीक है, लेकिन एक बात देख लो, जितना उसमें दिखा है 2 सेकंड का, वही मेरी बिगिनिंग और फिनिश है फिल्म में। तो कि क्या बोल, मैं अब चाहिए आपको इंटरव्यू मेरा? तो ये मजा आ रहा था, ये मजा ले रहा था मैं इन चीजों का। लेकिन सर कि अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि जो 2 सेकंड का आपने देखा, बस वही है मेरी फिल्म में पूरी अपीयरेंस, तो नहीं तो भी कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कोई इंडियन एक्टर किसी इंटरनेशनल कंटेंट में आ रहा है, तो वो नहीं सर, इतने कंटेंट में नहीं करना हमारे, हम इंडियन एक्टर्स को, हमको उधर काफी अच्छा दिखना चाहिए, काफी बढ़िया दिखना चाहिए। अच्छा। यहाँ कोई टैलेंट की, प्रतिभा की कमी नहीं है, हम सबके बराबर या सबसे ज्यादा हैं यहाँ के, ये याद रखिए। श्योर। अच्छा सर, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक्सपीरियंस आपसे पूछना चाहूंगा, कहानी और वो सब तो नहीं, लेकिन फिर भी जब आप व्हेन यू शूट विद इन इंडिया विद इंडियन एक्टर्स, और जब आप बाहर जाकर काम करते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कंटेंट में काम किया, माहौल में भी किया, तो बहुत डिफरेंस क्या नजर आता है आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड के कंटेंट में जब आप काम करते हैं? नहीं, सब प्रोफेशनलिज्म है, सब। देखिए क्या, वो भी मैंने वो भी देखा है जमाना, और जब हम लोग शूट करने के यानी यहाँ पे हमारी शूटिंग हो जाती थी, उसके बाद सब मिल बैठ के खाते पीते थे, सब फैमिली की तरह, एक तरह का फैमिली एटमॉस्फेयर होता था यहाँ पे अपने। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है 95-97 के बाद में वो भी कम होना शुरू हो गया था यहाँ पे, कि ऐसा कुछ नहीं था जी आप अपना काम करो और निकल लो करके, ऐसा। पर लोग मिलते रहते थे यहाँ पे, तो काफी आपके संबंध बने रहते हैं, काम जब तक आप काम कर रहे हो साथ में उनके, तो। लेकिन वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल है, वहाँ पे थोड़ा भी ऐसा नहीं है, आप अपना काम करो, आप प्रोफेशनली रहो, अपना काम करो, और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और वो भी बहुत अच्छा है, एक तरह से बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई किसी के काम में दखल नहीं देता, और कोई कुछ ये नहीं कर सकता जी इसका रोल काट दो, इसका ये कर दो, ये सीन ऐसा कर दो, वो वहाँ वो बिल्कुल नहीं हो। स्क्रिप्ट है, आपको मालूम है आपका क्या काम है, आपको ये सब चीज़ मालूम होती है, आपको सब मालूम होता है। आप जब जाते हो सेट पे, तो आपको हर चीज़ पता होती है, आपको यहाँ तक पता होता है कि कितने लोग होंगे, कितने एक्स्ट्राज होंगे, यानी कि जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं यहाँ पे। आपको पता होता है कि आपको किस गाड़ी के सामने से क्रॉस करना है, सब पूरा बहुत ज़बरदस्त रिहर्सल होती है, टेबल रीड होती है, रीड थ्रू होती है। आपको आपके ये मुझे जो है 1-1.5 महीने पहले ही पता चल जाता है कि भाई मैं वो सीन में कौन से कपड़े पहनने वाला हूँ। यानी आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता है कि यार ये कहाँ है, वो कहाँ, ऐसा कुछ है। आप बस अपना काम करो, आपको अपने काम से मतलब है, आपको पैसे की फिक्र नहीं करनी है कि यार मेरा पेमेंट आएगा कि नहीं। वो फ्राइडे टू फ्राइडे शेड्यूल के हिसाब से वो आपके एजेंसी को पहुंचता रहता है, आपकी मैनेजर एजेंट को जो भी है वो वहाँ पे पहुंचता रहता है। वो लोग आपको जो है आपको वो उस हिसाब से ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन सर, यानी आपको खाली का उलझन नहीं है। और फिर ये नहीं कि आपको कहाँ ठहरा रहे हैं, वो एक एक चीज़ लिखी होती है कि आपको ये दिया जाएगा, आपको फर्स्ट क्लास में दिया जाएगा, या आपको अगर टेलीविजन वगैरह है तो बिजनेस क्लास में दिया जाएगा, और ये फिल्म पे फर्स्ट क्लास में आप ट्रैवल करोगे, ये रहेगा। सब पूरा TMO होता है, ट्रैवल मूवमेंट जो आपका। आपको कुछ क्वेश्चन की जरूरत कोई, दिमाग में आपके हर चीज क्लियर होती है। लेकिन सर, ये कितनी अच्छी बात है कि जी, जो हॉलीवुड है, अब हॉलीवुड के अंदर इंडियन एक्टर्स, मोहन कपूर भी अभी मिस मार्वल करने हाँ, वो मालूम है। उस दिन जब मैं ये इटर्नल्स के ही लिए वो कुछ एडिशनल शूटिंग करनी थी, तो उसके वीज़ा के लिए मैं भी था वो अमेरिकन काउंसलेट में। तो मोहन कपूर भी आया था उस दिन वहाँ पे। तो उसने काउंटर पे उसने बोला कि मैं मार्वल स्टूडियोज के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे फिर मैंने जब उसको देखा, मैंने मोहन बोला, वो मुझे नहीं, वो भागा दौड़ी में था एकदम। क्योंकि मज़े की बात ये है कि इनका जो है मार्वल स्टूडियोज का, इनका ये मज़ा रहता है करके कि आपको सेलेक्ट कर लिया, कल आ जाओ आप, एकदम कम टुमारो, पहुँच जाओ, आ जाओ, गाड़ी में बैठो अपनी और आज। अरे सर, वीज़ा लेना पड़ता है, यहाँ की सिस्टम अलग है, इंडिया की बहुत ही। मैं जब मेरा इसका फाइनल ऑडिशन था,
मुझे जाना था, तो मुझे याद है अच्छी तरह, कुछ अगस्त 28 या 29 तारीख थी। तो मुझे बोला कि सर आप आ जाओ। तो बोला आप पहले मुझे वो एंटरटेनर वीज़ा लेना पड़ेगा भाई वहाँ आने के पहले। तो वो ठीक है, वो मैंने एप्लीकेशन कर दी, लेकिन उसी दिन फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे और फिर गणपति की छुट्टियाँ, सोचो। और तो यानी काउंसलेट बंद, कुछ नहीं हो सकता। उसके ऊपर क्या हुआ, इतनी जोरों की बारिश हुई थी जबरदस्त एकदम, कि जो कुरियर सर्विस थी उसके खुद के लोगों का पता नहीं था किधर है। और उन लोगों ने तो मेरा हर दिन 28 तारीख से या 29 तारीख से लेके एवरी डे मेरी ब्रिटिश एयरवेज की बुकिंग थी, फर्स्ट क्लास की या बिजनेस, जो भी अवेलेबल है वो बुकिंग वो लगातार करते जा रहे थे। और वो आप आ जाओ, आपका पासपोर्ट वीज़ा हो गया। ये नहीं सर, गणपति चल रही है, बंद है काउंसलेट, ऊपर से बरसात हो गई है, ये वो। मैं एकदम 6 तारीख को मुझे सुबह में पासपोर्ट मेरे हाथ में आया है और मुझे बोल दिया था कि अब इससे आगे हम वेट नहीं कर सकेंगे उनको, कि अब हम यानी अगर आपका नहीं होता है तो हम हमको सॉरी, यानी हम फिर आपके लिए और ज़्यादा वेट नहीं। वो हो गया भैया 6 सितंबर को कैसे भी करके। 7 को मेरा ऑडिशन हुआ वहाँ पे। 7 सितंबर को मुझे दोपहर को बता दिया गया कि भैया आई हैव टू डू द रोल, आई एम सेलेक्टेड फॉर। मुझे फौरन जो है वो टेबल रीड थ्रू पे बिठा दिया उन्होंने। मैं भी अच्छी बात है। और वहाँ मैं सबसे मिल भी लिया। सब ये जो थे वहाँ पे अपनी सलमा हाइक थी वहाँ पे, रिचर्ड मैडन, जेमा चैन, कुमैल, वो सभी यानी ये थे। तो उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई, अच्छा लगा बहुत। और फिर उसके बाद में मैं जब वहाँ से नेक्स्ट डे वापस आ रहा था इंडिया, तो मुझे मैसेज आ गया, कल आ जाओ आप लंदन, वी आर स्टार्टिंग शूटिंग। और बोला उसके लिए अलग वीज़ा है भाई, वो अलग। यहाँ पे इतना, हालांकि आप दूसरे दिन का प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी में आपको दूसरे दिन वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मिल जाता है। सैटरडे संडे हो तो फिर नहीं, फिर बंद रहता है वो सब। ये बहुत उनका बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, कोई यानी जो आपने कहते हैं ना, यहाँ पे चिंदी फाड़ू काम नहीं है वहाँ पे। लेकिन आपको मैं ये पूछूंगा, इबू हटेला को सुपर हीरोज की दुनिया में पहुंचकर कैसा लगा? सर मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये जो है ऐसा हो जाएगा। सोचिए, कहाँ एक मार्वल स्टूडियो और कहाँ एक इबू हटेला, दोनों को एक साथ चलाया जा रहा है। मुझे IIT कानपुर से उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है थिएटर, तो सब कंपटीशन का। और क्योंकि बेसिकली मैं तो थिएटर का हूँ, जो मेरी जान है थिएटर, तो वहाँ मुझे जज करने के लिए बुलाया था। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा यार, ये यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उससे हमको सीखने को मिलता है। तो मैं वहाँ गया, तो फिर मैंने जब देखा उन्होंने मेरे बारे में जो लिखा, तो उन्होंने मेरे बारे में लिखा था इबू हटेला और ये। तो मैंने बोला यार, ये आप लोगों ने, मैंने आपको बोला था, मैं जिनको बच्चों को जज करने जा रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए कि जो जज कर रहा है वो भी कोई बेवकूफ़ आदमी है, ऐसा वैसा नहीं है यार। मैंने नेशनल थिएटर में मेरा, और शेक्सपियर ग्लोब में मैंने रोमियो एंड जूलियट किया है, फ्रायर लॉरेंस का। बोले आपने उसका कहीं पे लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, आपने मेरी फिल्मों के बारे में लिखा है यहाँ का, कि जो वो अंदाज अपना इसमें थे या वो उसमें थे इसमें। मैं बोला मुझे याद भी नहीं है कि मैं इन फिल्मों में था भी क्या, लेकिन जो लिखना चाहिए आपने वो नहीं लिखा। बोले सर देखो, ये आपके इबू हटेला की वजह से ही आपको यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि आप बहुत आप जाने ही उसकी वजह से जाते हो। मैंने बोला यार मजा है यार, क्या बात है, जैसा देश वैसा देश, क्या करें। चलिए सर, जब ये इसके थोड़े से बाद में जब पता चला कि लोग पूछ रहे हैं ये इबू हटेला है क्या, तो मैं तो यार एकदम, मेरा दोस्त मुकेश ऋषि जी, वो बुल्ला, वो और मैं। लेकिन बात है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा। आपने नो डाउट बहुत थिएटर में काम किया है और बहुत बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी हमने आपको देखा है, इंटरनेशनल कंटेंट में भी आप हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि इबू हटेला, तो जब वो वीडियोस वायरल होने लगे, तब आपके पास क्या रिएक्शंस आ रहे थे कि यार ये वीडियो देख इबू हटेला का, और कई लोग उसको उस वीडियो से अपने वीडियोस बनाकर जोड़कर उससे कई उन्होंने पैसे भी कमाए। तो अच्छा, वो जो उन्होंने जिसने जो कमाया अच्छा, लेकिन मुझे
और ये जो हम लोग जो फिल्में करते थे, सभी लोग करते थे, मिथुन दा करते थे और धर्म जी भी करते, धर्मेंद्र वो भी करते थे। ये सब फिल्में तो हम लोग, हमको पता था कि ये सब फिल्में हम खाली पैसों के, मैंने यहाँ पे जो है वो पैसों के लिए ही काम किया है, ये बात बहुत सही है एकदम। तो उसमें भी बहुत अच्छा ये था। तो लेकिन थोड़ा भी मुझे भान नहीं था या इसका अंदेशा भी नहीं था कि ये यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे, वो इसको एक क्या बोलते हैं, आइकॉनिक है कैरेक्टर, एक आइकॉनिक हो गया है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं, एंजॉय करो, मजा करो, और क्या। चलिए हरीश जी, थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और उम्मीद है कि जो आपका कैरेक्टर होगा द इटर्नल्स में, वो इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट लेकर आए। मैं कुछ बोल मैं अभी नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल। नहीं, श्योर हम लोग वेट करेंगे, हम लोग देखने का पूरा वेट करेंगे और फिर दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। जी हाँ। लेकिन मैं एक बात, हेलो, बोलिए। एक बात मैं आपको जरूर से बताऊं कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ जी। मुझे, मेरी इंग्लिश अभी भी जो है वो बहुत कमजोर है। मेरी इंग्लिश जो है वो न्यूज़पेपर वाली इंग्लिश है, और क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल से की है, हिंदी मीडियम में। और उसमें जब मैंने अचानक एकदम से मुझे ये इंग्लिश में काम करना पड़ गया, तो वो बहुत तकलीफ होती थी। और यानी तकलीफ यानी फिर मेहनत बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती थी। और उस पर जब मुझे शेक्सपियर ग्लोब के लिए रोमियो एंड जूलियट करने के लिए बोला, तो जो उसके डायरेक्टर थे डेनियल क्रेमर, उन्होंने मुझसे स्काइप में बात की और उन्होंने मुझे, मैंने बोला सर मेरा तो ऐसा है, मैं सोचता हिंदी में और बोलता इंग्लिश में हूँ। मुझे और आप, मैंने कभी शेक्सपियर का नाम सुना है, मैंने कभी शेक्सपियर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है और ना मैं पढ़ सकता हूँ। वो पहले 2 पेज ही में कुछ समझ में नहीं आता मुझे, यार क्या कर रहा हूँ। और वहाँ पे ऐसा भी हुआ, आज तक होता है कि उनकी इंग्लिश, मुझे अमेरिकन की और ये ब्रिटिशर्स की मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, क्या बोल रहे हैं यार। एक्टर भी सामने क्या बोल रहे हैं, तो उनके भी लाइंस मुझे याद करके रखनी पड़ती हैं। वो देखता रहता हूँ मैं लिप्स उनके के ये बोल रहा है अभी, हाँ ये बोला है इसने, और अगर चुप हो गया तो इसका डायलॉग खत्म हो गया, मेरा शुरू होने वाला है। तो ये तो डेनियल क्रेमर ने मुझे बोला ये रोमियो एंड जूलियट के लिए, बोले सी हरीश, व्हेन आई सॉ, मैंने जब देखा तुमको रफ्ता में 2007 में वो नेशनल थिएटर के लिए जो प्ले किया था मैंने, तो बोला मैंने जब उसमें तुम्हें देखा था, तब से मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ में काम करूं। मैं हर प्रोजेक्ट में सोचता था मैं हरीश को कहाँ फिट करूं इसके अंदर। और बोला अब मुझे ये रोमियो एंड जूलियट डायरेक्ट करने को मिला है, तो ये इसमें फ्रायर लॉरेंस यू हैव टू डू करके। मैंने बोला अभी ठीक है, यू आर टेकिंग रिस्क। और मज़े की बात मैं तुमको बताऊं, जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे उधर शेक्सपियर ग्लोब में, क्या थिएटर है, क्या बढ़िया चीज एक्सपीरियंस है यार। तो रोमियो अपने जो हॉग जो एक्टर जो रोमियो बना था, वो डायलॉग भूल गया, वो भूल गया, और मैंने उसको प्रॉम्प्ट किया शेक्सपियर की लैंग्वेज में। मैंने पहली बार प्रॉम्प्ट किया, फिर भी वो ब्लैंक था। दूसरी बार प्रॉम्प्ट किया तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था यार अब अगर ये अभी क्यों नहीं पकड़ेगा, तो मैं तो हिंदी में बोल दूंगा चाहे कुछ भी हो। और पीछे जो हमारे अब साथी एक्टर्स थे, जितने भी लोग थे, वो सब हंस रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि हरीश सिर्फ वो जो उसको जितना दिया गया है वो ही सिर्फ वो उसको मालूम है, और उसको आगे वो कुछ इंग्लिश में बोल नहीं पाएगा। तो फिर भी मैंने उसको वो लाइन उसने पकड़ ली, वो आगे चल गया प्ले। तो जो भी एक्टर हमारा उसके बाद एंटर हो रहा था, वो सब हंसते हुए एंटर हो रहे थे, कोई अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। अरे बहुत मजा यार, ये अलग ही चीज है वहाँ काम करना, ओहो वो बात ही अलग है एकदम। और स्पेशली थिएटर में काम करना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद मैं अकेला एक्टर हूँ इंडिया से जिसने रॉयल नेशनल थिएटर में भी मेन लीड में काम किया है, और इस पे साथ ही साथ ग्लोब में भी काम किया, शेक्सपियर ग्लोब में भी काम किया।
श्योर। ये वेस्टर्न में हो सकता था जाकर। चलिए, थैंक यू सो मच हरीश सर, एबीपी न्यूज से बात करने के हो लिए। गया ना? हो गया। और रिलीज के बाद हम लोग एक बार फिर से इंटरव्यू करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। फिर रिलीज के बाद तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, और जो मजा आया वो बता सकता हूँ, और ऊपर से इतनी खुशी होती है कि वैसे मैंने वहाँ पे जिन लोगों के साथ भी काम किया उसमें से ज्यादातर जो थे, या तो किसी को सपोर्टिंग एक्टर में ऑस्कर मिला हुआ है, किसी को एक्टर में मेन एक्टर बेस्ट एक्टर का ऑस्कर है। रॉजर प्रैट थे जिन्होंने लव एक्चुअली पे उनको बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का उनको ऑस्कर। तो वहाँ सब ऐसे ही लोगों के साथ में काम किया है और सीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा। और तो ये जो भी रोल मिल रहे हैं मुझे, ये इसी वजह से कि उनको देख देख के मैंने सीखा है, वो उन्होंने भी मुझसे सीखा है। वैसे ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझसे नहीं सीखा है, वो सब बोलते भी हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। फाइनली अब हम थैंक यू। अब इसको फटाफट से एडिट पे लगाता हूँ, तो आज इसको ऑनर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।